द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स पार्ट 2। ये क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक का द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 लेक्चर आ चुका है। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाके आप वो लेक्चर देख सकते हैं, जिससे आपके चैप्टर पे क्लैरिटी और अच्छी बनेगी, अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बनेगी। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे संविधान निर्माता, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जितने भी मेंबर थे, उन्होंने किस तरीके के हालात में, किन सिचुएशंस में हमारे देश की स्थिति परिस्थिति को समझते हुए हमारा संविधान बनाया था, जिसमें उन्होंने हर एक मुद्दे पर बहुत ही बारीकी और समझदारी के साथ उस पे डिस्कशन किया और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया। आज हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और क्या की फीचर्स थे उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स पार्ट 2। ये लेक्चर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए हेल्पफुल है। जो भी क्लास 8 के स्टूडेंट हैं या आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें सिविक्स या पॉलिटी आएगा, उन सब में ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। ऑलराइट, ओके। देखो, आज हम सबसे पहले देखेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघ, संघात्मक, संघवाद, संघात्मक। ठीक है, इसका मतलब अगर आप समझे कि एकात्मक या यूनिटरी, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पे भी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। इसके साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था भी है, मतलब कि लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपने पहले क्लास 6 में पढ़ चुका होगा और क्लास 7 में आपने राज्य सरकार किस तरीके से काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, उसके बारे में पढ़ा होगा। और क्लास 8 में हम ये देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लें। ठीक है, अब देखो, हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमें एक ऐसा संघ बनाना था, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना था जिसमें जो फैसला लेने वाले लोग हैं वो ऐसे ना हो कि कुछ देश के सिर्फ चुनिंदा लोग ही पूरे कंट्री का समस्या बिना समझे, बिना वो जाने, जो समझ में आ रहा है वही रूल्स बना दे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना जो देश है उसमें किसी एक को पावरफुल नहीं बनाया। हमारे देश में इसीलिए जो सिस्टम चल रहा है वो फेडरलिज्म है। ठीक है, संघात्मक। दिस रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है फेडरलिज्म में। ठीक है, इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंट्रल। हमने पहले भी बात करी। देखो, स्टेट लेवल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नमेंट क्या करती है, वर्क करती है। जैसे अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है तो सिर्फ महाराष्ट्र की एरिया में क्या करेगी, काम करेगी। यूपी की गवर्नमेंट है तो यूपी के एरिया में करेगी। अगर वो एमपी की गवर्नमेंट है तो एमपी के एरिया में करेगी। मतलब देश के किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट है तो वो पर्टिकुलर स्टेट की जिम्मेदारी उसकी होगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखो पूरे देश की जिम्मेदारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पूरा देश आता है, जिसमें वो देश से जुड़ी जितनी भी डिसीजंस होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो यही है फेडरलिज्म। ठीक है, पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक। हमने बताया ना पंचायती राज के बारे में, आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा होगा और क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। तो इस क्लास 8 में हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब देखो, द वर्स्ट नंबर ऑफ द communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone। मैंने अभी बताया कि हमें क्या करना था कि इंडिया इतना बड़ा है। देखो, इतने बड़े कंट्री में अगर
हम ध्यान से देखो, अगर इस मैप को देखो तो इतने बड़े कंट्री में सोचो, ये दिल्ली में बैठे हुए अगर कुछ लोग ही सारे लॉ मेकिंग का काम करेंगे, सभी के लिए लॉ बनाएंगे, नियम बनाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इसीलिए हमारे संविधान में इस तरीके की व्यवस्था करी गई कि जो डिसीजन है वो सिर्फ कैपिटल सिटी या न्यू दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग ही ना करें, बल्कि इसमें पूरा देश इन्वॉल्व हो। ठीक है, इंस्टेंट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हैव another level of government in the state so that decision could be made for that particular area। अब देखो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि स्टेट को भी अधिकार दिया गया। देखो, इस जो लोकल होते हैं ना, उनको लोकल की समस्या सिर्फ लोकल ही समझ सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने अपने स्टेट की जो समस्या है उस पे क्या करेगी, लॉ मेकिंग का काम करेगी। और सेंट्रल क्या करेगी, भारत के जितने एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर हुए, डिफेंस के मैटर हुए, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। इसके लिए देखो हमारे संविधान में ना बाकायदा लिस्ट बनाया गया है। ठीक है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक अलग क्राइटेरिया सेट किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की भाई क्या क्या जिम्मेदारी है, वो कौन कौन से लॉ मेकिंग का काम कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग क्राइटेरिया बनाई गई है। एक क्राइटेरिया ऐसी भी सेट करी गई है जिसमें दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। इन सबको डिटेल में अब हम समझेंगे आगे। देखो, वेल ईच स्टेट इन इंडिया enjoy autonomy in exercising the power of the certain issue। ठीक है, subject subjects of national concern required that all of these states follow the law of the central government। मतलब समझ में आया, नेशनल लेवल के जो भी कंसर्न होंगे, जैसे भारत का डिफेंस, जैसे भारत की आर्मी, जैसे भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के क्या डिसीजंस लेने हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कौन सी कंट्री के साथ कैसे मेंटेन करना है, अगर कोई कंट्री इंडिया पे अगर वॉर कर दे तो उसको किस तरीके से रिटेलिएट करना है, किस तरीके से जवाबदेही बनेगी, ये सारा कुछ डिसीजन उस केस में कौन किसकी हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो जाती है। और पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो देखो पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी देता है। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये भी मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसे कलेक्ट करने हैं और स्टेट गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसे कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो समझ में आया फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जहां एक से ज्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। ठीक है, अब देखो, अगर यहां मुझे ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कुछ बातें याद आती हैं, जिसमें उन्होंने उनके शब्दों में ही कहा है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी पूरा हो जाएगा। इसका मतलब क्या था, यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर सीधा सीधा ये कहना चाहते थे कि अगर संविधान में जो लॉ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर उनको अच्छे से पालन किया जाए, अगर उनको अच्छे से फॉलो किया जाए, तो वो संविधान बहुत बेटर है। तो यहाँ पे भारत में ना अगर जब फेडरलिज्म की हम बात करते हैं तो इसमें ना बहुत डिबेट है, पर ये क्लास 8 के लेवल के हिसाब से हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि यहाँ हमारे जो संविधान में ऐसे कुछ मतलब नियम है जिसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा ही पावर दिया गया है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। पर इस डिबेट में अभी हम नहीं जा सकते। अभी हम क्लास 8 की लेवल की क्लास ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बातें करेंगे। जैसे जैसे आप आगे के क्लासेस में जाओगे तो उनमें हम इन्हें बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब हम चलिए आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट डिटेल द इश्यू दैट ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। देखो, मैंने पहले भी बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को लॉ बनाने की राइट्स दी। यूनियन लिस्ट बनाया जिसमें यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, लॉ बनाएगी। ठीक है, और स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। ठीक है, यूनियन बनाती है यूनियन लिस्ट की और स्टेट बनाती है स्टेट लिस्ट से रिलेटेड जितने भी लॉ होते हैं। और उसके बाद एक कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट भी देखो लॉ बना देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना देती है।
बेसिकली ये सारे देखो जो स्टेट कैसे लॉ बनाती है, अपने स्टेट के अंदर किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, अपने स्टेट से रिलेटेड जो इशू है कि कहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है, कहाँ पे डैम बनाना है, इस टाइप के जो कुछ डिसीजंस होते हैं स्टेट से रिलेटेड, वो स्टेट लिस्ट में बेसिकली होते हैं। आपको भी उतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मोटा मोटी मैं फिर भी बता देता हूँ। और यूनियन लिस्ट में क्या होता है बच्चों, यूनियन लिस्ट में देखो जितने भी देश, पूरे देश को फायदा पहुंचाने वाले जो लॉ होंगे या आपके नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो लॉ होंगे वो यूनियन लिस्ट के होते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में बेसिकली ना वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हो गया, या मतलब जिसमें मतलब सेंट्रल और स्टेट मिलकर पैसे लगाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, वो सारी बातें होती हैं। मोटा मोटी इसमें एजुकेशन, हेल्थ, इन सब टाइप की चीजें कॉन्करेंट लिस्ट में बेसिकली मेंशन होती है। ठीक है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो specifies where each tier of the government can get the money from the work that आइडियाज। देखो ये पहले ही मैंने डिस्कशन कर लिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है कि यूनियन गवर्नमेंट कहां से पैसे कलेक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कहां से करेगी। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा एक और एक मतलब टायर ऑफ गवर्नमेंट है जो क्या है, लोकल लेवल पे काम करती है। अब लोकल लेवल से क्या मतलब है मेरा, देखो लोकल लेवल से मतलब है कि म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायती राज। ठीक है। अब पंचायती राज क्या करता है ना, जितने भी रूरल एक्टिविटीज हैं, रूरल एरिया के जो मतलब हमारे काम काज हो गए, उनको देखती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, इंटरमीडिएट पंचायत हो गया, या विलेज पंचायत हो गया। ये सारे विलेज में भाई कहाँ पे रोड निकालना है, कहाँ पे पेड़ लगाने हैं, कहाँ पे स्कूल सेटअप करना है, इस टाइप के डिसीजन जो होते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक टाइप के किस तरीके से लोकल लेवल पे काम होगा, वो सारे पंचायती देखते हैं गांव वाले एरियाज में। ओके। एंड म्युनिसिपैलिटी क्या करती है, जितने भी देखो मेट्रोपोलियन सिटीज हो गए, नगर पंचायत हो गए, काउंसिल, कॉर्पोरेशन, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेरे कहने का मतलब है म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है। तो ये सब होता है लोकल लेवल पे काम करते हैं ये अर्बन एरिया में। ओके। क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट merely अगेंस्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। देखो यहाँ पे ये कोई छोटी बात नहीं है, इसे ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये स्टेट को, मतलब यहाँ पे स्टेट का मतलब ये मत समझना कि मैं किसी स्टेट की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की, यूपी की, एमपी की, नहीं। यहाँ स्टेट मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट होगी ना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी एक दूसरे का पावर डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट कहने का मतलब है कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो स्टेट गवर्नमेंट के पावर के साथ किसी तरीके का झोल नहीं कर सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आसान भाषा में बताऊं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर रखा है, हमारे संविधान ने अच्छे से फिक्स कर रखा है कि स्टेट आपके पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है आपका, सेंट्रल आपके पास ये पावर है। ठीक है। दोनों के पावर ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बांट रखे हैं। ना स्टेट सेंट्रल के पावर छीन सकता है, ना सेंट्रल स्टेट के पावर छीन सकता है, पर इसमें एक्सेप्शन है। देखो जब बात नेशनल इमरजेंसी की आएगी ना, जब बात नेशनल इमरजेंसी मतलब क्या, जैसे कोविड का टाइम था, आप सबको ही पता होगा कोविड के टाइम में क्या हुआ था, एक तरीके से नेशनल इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया था। उस समय सबको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को क्या किया था, सेंट्रल ने ओवरटेक कर दिया था। ठीक है। अब इस तरीके की महामारी आ जाए, अगर अकाल पड़ जाए, बहुत बड़ा अकाल जो स्टेट ना संभाल सके, या किसी तरीके की नेचुरल डिजास्टर वाली सिचुएशन बन जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, या फिर क्या, पाकिस्तान से हमारा बहुत प्रॉब्लम होता है ना, चाइना से भी हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या आप समझ लो किसी बाहर की कंट्री से किसी तरीके का वॉर हो जाए, तो इन सिचुएशन में क्या होता है ना, सारे के सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। अब देखो 8वीं क्लास के हिसाब से हमें इतना ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, पर एक मोटा मोटी ये चीजें होती हैं। एक्सेप्शन देखो हर चीज में है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर देखो तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि हम फेडरल है भी या नहीं है, या यूनिटरी है। पर हमें इस डिबेट में पढ़ना नहीं है, ये जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप समझोगे धीरे धीरे। ठीक है। ऑल द पर्सन इन द इंडिया आर गवर्न बाय द लॉ एंड द पॉलिशियन मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो जितने भी लॉ एंड पॉलिसीज है वो कौन बनाता है, इच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के लेवल हैं वो सभी क्या करते हैं, वो सभी लॉ मेकिंग का काम करते हैं। ऑल द पर्सन इन इंडिया आर द गवर्न बाय द लॉ एंड द पॉलिसीज मेड बाय इच ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो जो गवर्नमेंट होती है वो लॉ कैसे बनाएगी,
वो लॉ इस तरीके के बनाएगी जो हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं वो ठीक से रह सके, किसी के साथ भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इवन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग लॉ मेकिंग का काम हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में होगा और इम्प्लीमेंटेशन का काम उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, समझ में आया? When the Constituent Assembly adopted the principle of universal adult franchise, Sri A.K. Iyer, a member, remarked that this was done. Okay, remarked that this was done with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात हो रही थी, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। हमारे संविधान सभा ने जब इस बात पे डिस्कशन स्टार्ट किया कि भाई हमारे यहाँ पे जो जनता हो उनको किस तरीके से पावरफुल हम कर सकते हैं, और हमारे जनता के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी में किस तरीके से जनता का योगदान रहेगा उनके रिप्रेजेंटेटिव में, तो इसके लिए एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की स्थिति बनाई गई। मतलब क्या है इसका? देखो, भारत में ना संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, हमने पहले ही बात कर ली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिस जिसमें देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। मतलब कि जनता जिसको इलेक्ट करेगी वो लोग क्या होंगे, चुनकर आएंगे और हमारे प्रतिनिधि बनकर आएंगे और हमारे लिए ही क्या करेंगे, बाद में काम करेंगे। इसके लिए ना संविधान में एक वयस्क नागरिक को, मतलब एक एडल्ट नागरिक को जो 18 साल का हो जाए उसको वोटिंग राइट दे दी गई। ठीक है, समझ में आया? देखो, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते जा रहा हूं जिससे आप किसी भी मीडियम के हो आपको प्रॉब्लम ना हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। देखो, संविधान के लागू होने के समय मतदान का अधिकार केवल उन्हें प्राप्त था जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे। ये 18 वर्ष वाला जो सिस्टम आया ना, 18 ईयर्स वाला, ये बाद में आया है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय ये कितना था, 21 ईयर्स था। ठीक है, ध्यान से समझना। तब 21 वर्ष की आयु जिसकी होती थी उनको वोट देने का अधिकार था। लेकिन संविधान के 61 संविधान संशोधन, मतलब संविधान का जो अमेंडमेंट हुआ था 61 वाला, उसमें ये अमेंडमेंट कब हुआ था? ये अमेंडमेंट देखो हुआ था 1989। देखो, जिसने अभी नोट्स नहीं बनाए हैं ना तो प्लीज देखो नोट्स बनाओ आप लोग। ये इंफॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में हर जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये कई सारी बुक्स के कॉम्बिनेशन से मैं बना रहा हूं, तो प्लीज नोट मेकिंग का काम भी करते रहो। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमारा संविधान बना था तो वोटिंग राइट क्या थी, 21। ठीक है, और ये 61वें संविधान संशोधन में 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु क्या कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। मतलब अब कोई भी भारत में अगर 18 वर्ष की आयु में आ गया, मतलब 18 वर्ष, 18 ईयर्स का हो गया, वो एडल्ट हो माना जाएगा और उसके पास क्या होगी, वोटिंग राइट्स होगी। मतलब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है और वोट कर सकता है। ऑल राइट, एयर ने जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने ये कहा कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का बोधक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाएगी और यहाँ आम आदमी के जो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उनका कंफर्ट है और उनका लाइफ क्या होगा, और बेहतर होगा, उनका जीवन और बेहतर होगा और वो और ज्यादा क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे इन सब चीजों से। तो ये उनका मानना था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर? अय्यर साहब ने क्या कहा था? अब देखो, यहाँ पे एक फोटो दी गई हुई, इस फोटो में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लोग ना लाइन में लगे हुए हैं और ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, वोट देने आए हैं। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना इस चीज का ख्याल बहुत अच्छे से रखा गया कि जो भी लोग हैं, चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो या मेरे आपकी तरह आम कोई लड़का हो, अगर वो एडल्ट है, अगर उसने 18 ईयर्स का वो हो चुका है, तो उन उन सबको वोटिंग राइट्स हैं। और अंबानी अगर वोट करे या अदानी वोट करें या टाटा वोट करेंगे, कोई अमीर आदमी, पावरफुल आदमी, कहने का मतलब है अगर वो वोट करेंगे तो उनके वोट की भी कीमत एक ही मानी जाएगी, और जैसे कि आपके वोट की कीमत है, कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स पार्ट 3 में हम इसके आगे की चीजों को समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जय हिंद।
बहुत है।